political science, first chapter of your book, that what is democracy and why democracy. Okay, so what is democracy? In which during this explaining of that chapter, I had explained some democratic rule in all over the country. What was how you have you came to know that what was the condition of Chile and Poland. ठीक है, चिली में आपने देखा कि डेमोक्रेटिक शासन से ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये डेमोक्रेटिक शासन से मिलिट्री कूप का शासन हो गया। तो दूसरी ओर आपने देखा कि पोलैंड में जहां पर डेमोक्रेटिक, जहां पे कम्युनिस्ट की सरकार थी, वहां पे बन गई डेमोक्रेटिक शासन एस्टैब्लिश हो गया था। इन सारे के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्सेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन द क्लास विद द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंसिडेंट्स देयर वाज डिमांड दैट व्हाट इज द टू डिफाइन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करना है, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे हम इसको डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे। तो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? एज यू नो दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द इलेक्टेड पीपल। ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, आप जानते हो कि डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो कि इलेक्टेड पीपल के द्वारा चलता है, हम जिन्हें चुनते हैं और दे दैट पीपल रन द गवर्नमेंट। ठीक है, so from a simple definition, just I'm going to start the class. Let us get back to our discussion on similarity and differences among the government that are called democracies. One simple factor common to all democracies, the government is chosen by the people. पहले हमें देखना है कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच क्या डिफरेंसेस होता है। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इफ देयर इज वन सिंगल पार्टी गवर्नमेंट देन इट कांट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि पीपल आर कंपेल्ड टू वोट फॉर देम। ठीक है, वो एक ही पार्टी है और लोग उसी को वोट देने के लिए बाध्य हैं, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। वो डेमोक्रेटिक वैसे कंट्री को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकते, वैसे गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकते। तो एक सिंपल डेमोक्रेसी का फंक्शन है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल। यस, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेसी, ये जो डेफिनेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कि जहां पर वन पार्टी सिस्टम है वहां पर क्या होगा कि एक ही व्यक्ति जो है वही मतलब जब भी लोग वोट देंगे उसी पार्टी को वोट देंगे। तो पीपल आर कंपेल्ड टू वोट, चाहे वो चाहे चाहे नहीं चाहे, बट लेकिन इसलिए कह रहा है कि ये जो डिफिनेशन आपने डेमोक्रेसी का सुना, ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है। So we could start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन यही है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी इज a form of government in which the ruler are elected by the people. This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are not democratic. एक डिफरेंसेस इसमें होता है। इस डेफिनेशन से हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी बाकी दूसरे टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। जैसे आप अगर मोनार्की को देखते हो तो मोनार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हेरिडिटरी शासन होता है। ठीक है, वहां पर जो राजा होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, ऑटोक्रेटिक में भी नहीं है। तो बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उससे डेमोक्रेसी इस डिफिनेशन से अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्टेड पर्सन जो होते हैं, इलेक्टेड पीपल जो होते हैं वही गवर्नमेंट चलाते हैं। और ये इलेक्टेड पीपल किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? तो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट सिटी, दैट कंट्री, दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो दिस इज ए करे कि ये तो बिल्कुल अलग हो गया कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपेंड टू बी इन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। ठीक है, आर्मी अगर म्यांमार का भी स्टोरी आपके चैप्टर 1 में था, तो म्यांमार का एन कुमार के बारे में हम लोग ने उससे डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये जो म्यांमार की जो स्टोरी थी
उसमें भी वहां भी शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा था, आर्मी रूलर के द्वारा। एंड आर्मी रूलर्स जो होते, आर्मी के लोग जो होते वो इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है। सो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। जो आर्मी के कंट्रोल में होते वही रूलर बनते। अगर आप पाकिस्तान की भी बात देखिए तो पाकिस्तान में पावरफुल कौन है, पाकिस्तान में भी पावरफुल आपको आर्मी ही है, और जो भी वहां पे गवर्नमेंट है वो आर्मी के कंट्रोल में काम करता है। तो ऐसे सेम स्थिति म्यांमार की, म्यांमार की थी। पीपल हैड no say in this decision. Dictators like Pinasi are not elected by the people. This applies to monarchy. करे कि यहाँ पे लोगों को इस मामले में कुछ कहने की जरूरत, कहने का मतलब कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है। अगर हम पिनासे की बात करते हैं, आपने चिली में देखा कि एलेंडे के शासन को हटा करके और फिर वहां पर पिनासे का रूल आया, जिसमें लोगों को जिसमें जो कि बिल्कुल एक थोपा हुआ शासन था, जिसमें जनता की कोई इच्छा नहीं थी। This also applies to monarchy. The ideas of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to born into the royal family. अरबिया का शासन में ये सारे एग्जाम्पल चैप्टर 1 के थे, जो कि अभी हटा दिया गया है आपके बुक से। तो इसमें अरबिया में भी यही बता रहा है कि हेड ऑफ द कंट्री है, वो इसलिए नहीं है कि वो इलेक्टेड हुआ है, बल्कि हेड ऑफ द कंट्री इसलिए है क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जहाँ पे मोनार्की है वहां पर आपको ऐसे ही शासन दिखेंगे। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज people's rule, but if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that hold an election a democracy. करें कि अगर ये मीनिंग सफिशिएंट नहीं है कि जहां इलेक्शन होता है और गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है उसको ही हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, ये डिफिनेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। इसलिए कि इससे क्या होगा कि इस डेफिनेशन से वैसे हर एक कंट्री जहां पर इलेक्शन होता है वो सारे कंट्री को हम डेमोक्रेसी हमें कहना पड़ेगा, जबकि वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। So even if it is not so, that's why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretend to be one. एक ऐसा कंट्री जो कि रियल में डेमोक्रेटिक है, या एक ऐसा कंट्री जो कि अपने आप को, अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस करने के लिए, इन दोनों को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत क्या है, जरूरत है कि हम इसकी मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करें, ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी के फीचर्स निकल पाए, ठीक है। तो फीचर्स हम देखते हैं कि सबसे पहले डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है। जब आप डेमोक्रेसी के फीचर्स को जान जाओगे तो आप इसको डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो व्हाट आर द फीचर्स दैट यू विल सी। वी हैव स्टार्टेड विथ अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज a form of government in which the ruler are elected by the people. This raises many questions. First, who are the rulers in this definitions? ठीक है, which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officers in a democracy? यहाँ पर कह कि इलेक्टेड होते हैं, बट ये इलेक्टेड पीपल, ये रूलर कौन है, ठीक है, ये रूलर कौन है। जैसे कि यहाँ पे सेंस ये एक जगह, वैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा है जहां पर इलेक्शन हुआ और लोग जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच लोग किसी पार्टी को जिताते हैं, वो डेमोक्रेटिक। लेकिन जहां पर एक ही पार्टी की सरकार है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना वेयर देयर इज ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर। तो वहां पर लोग जो है वो जब भी उसको जिताएंगे तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को जिताएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसलिए मैटर रखता है कि रूलर कौन है और रूलर का क्या मतलब है, और विच ऑफिसर मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू कॉल इट डेमोक्रेसी, एंड विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिसर इन डेमोक्रेसी। अच्छा, कौन कहाँ पर इलेक्शन हो रहा है तो कौन डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन जो लेता है क्या वो इलेक्टेड पर्सन है या नॉन इलेक्टेड पर्सन है?
ठीक है। अगर बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जबकि फाइनल डिसीजंस, इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फाइनल डिसीजंस गवर्नमेंट नहीं लेती, फाइनल डिसीजंस कौन लेते हैं, तो आर्मी लेती है। तो ऐसा आपने पाकिस्तान के केस में भी पढ़ा है कि पाकिस्तान में भी जो आर्मी के कुछ टॉप मोस्ट लीडर का कुछ ग्रुप है जो कि फाइनल डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसे ये सारे बात मैटर रखते हैं। सिर्फ इलेक्शन होना ही किसी भी कंट्री को, जहां पे इलेक्शन होता है वैसे कंट्री को हम डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह के इलेक्शन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। किस तरह के कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए ताकि उसे हम कह सके कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक वहां पे इलेक्शन हो रहा है। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। वो लोग कौन है जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड होते हैं, जो रूलर बनते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस। क्या ये सभी सिटीजन पे, सभी लोगों पे इक्वल बेसिस पर बेस्ड है, सभी लोगों को एक समान, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या एवरीवन इज हैविंग राइट टू वोट और नॉट। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को वोट देने का शासन अधिकार दे दिया गया। जब कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री जो वही कंट्री होगा जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था होगी। ठीक है बच्चों, तो कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी के अंदर, क्या डेमोक्रेसी लोगों को अधिकार देने से मना कर सकता है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड में रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। क्या इलेक्टेड रूलर जो चाहते वो कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ लिमिट में भी काम करना है। क्या वो काम करते हैं। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। और ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को कुछ राइट्स मिले और उस राइट्स को रेस्पेक्ट मिले। चलिए आगे देखते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर। मैंने आपको बताया कि मेजर डिसीजंस जब रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, फाइनली वो डिसीजंस लेते हैं, तभी किसी को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। जहां पर इलेक्टेड लीडर्स वो लोग डिसीजन ले रहे हैं जो कि जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो अगला टॉपिक आपका यही आ रहा है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर इन पाकिस्तान। जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. मैं फिर पाकिस्तान पे आ रही हूँ। पाकिस्तान में क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, 1990 अक्टूबर 1990 में उन्होंने अपनी मिलिट्री के साथ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और अपने आप को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव कह दिया था। ठीक है, later he changed his resignation to president and 2002 held a referendum in the country। और बाद में उसने प्रेसिडेंट के अपने 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 आप को वहां का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2002 में एक रेफरेंडम कंट्री के अंदर हुआ एंड ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन। रेफरेंडम मैंने आप लोगों को बताया है। रेफरेंडम मींस टेकिंग द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इन यस और नो। ठीक है, कि आप हमको सपोर्ट करते हो या नहीं। ठीक है, तो रेफरेंडम वहां पे 2002 में हुआ। 1999 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था, उनका मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। और लेकिन 2002 में क्या हुआ, पूरे कंट्री में रेफरेंडम हुआ और कंट्री में और से उसको अपने काम के लिए 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। ठीक है, Pakistani media, human rights organization and democratic activists said that the referendum was based on malpractices। ठीक है, और जो पाकिस्तानी मीडिया का कहना था, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी मीडिया और वन मोर, मैंने किसका नाम बताया, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज, इन लोगों का कहना था कि जो इन लोग ने जो रेफरेंडम किया है वो टोटली मल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। ठीक है, मल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है, वो फ्रॉड है। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने अपने गलत तरीके को अपना करके उन्होंने क्या किया कि अपने जॉब का, अपने इस पोस्ट का एक्सटेंशन 5 साल के लिए कर लिया था।
In August 2002, he issued a legal framework order and that amended the constitution of Pakistan. उसके बाद 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, इस लीगल ऑर्डर के द्वारा दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही उन्होंने अमेंड कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। अब इस ऑर्डर के अनुसार प्रेसिडेंट इतना पावरफुल हो गया कि वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वो डिसमिस कर सकते थे। दिस वाज रियली ए बिग पावर। मान लो कि अगर वो मान लीजिए प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट वाज हैविंग पावर टू डिसमिस देम। ठीक है, वो उनको डिसमिस कर सकते थे। The work of civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. जो सिविलियन कैबिनेट जो थे उनके काम को उनके काम का जांच पड़ताल किया जाता था। किनके द्वारा किया जाता था? एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स थे। ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्शन भी अगर हुआ, इलेक्शन से इलेक्टेड भी हुए तो उनके जो इलेक्टेड पीपल अगर डिसीजन लेते हैं तो उनके काम का, उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस का सुपरविजन किया जाता था। किसके द्वारा? मिलिट्री आर्मी का एक ग्रुप था जिसको सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नाम दिया गया। After passing this law, elections were held to the national and provincial assembly. So Pakistan has had election, elected representative, and some have some powers, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf. ठीक है, और वहां पर नेशनल असेंबली तो बन गई पर थी, वहां पर इलेक्शन हुआ। ठीक है, इलेक्शन हुआ और रिप्रेजेंटेटिव भी चुने गए, वो डिसीजंस लेते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन वर नॉट टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ओनली फाइनल डिसीजन वाज टेकन बाय दोज पीपल हु आर इन आर्मी। जैसे कि मैंने अभी सिक्योरिटी काउंसिल का नाम बताया, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो थी वो फाइनल डिसीजंस लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से और परवेज मुशर्रफ लेता था जो कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। तो आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ और यहाँ पर फाइनल डिसीजन इज नॉट टेकन बाय द इलेक्टेड पीपल, द फाइनल डिसीजन टेकन बाय द आर्मी और जनरल परवेज मुशर्रफ। So we can't say that Pakistan is a democratic country. कहा जा सकता है? नहीं, पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता, हालांकि पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। ठीक है, so clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. बहुत सारे रीजन हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ का जो गवर्नमेंट है उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम कह सकते हैं कि रूलर्स जो है वो पाकिस्तान में जनता के द्वारा चुना हुआ है? नॉट क्वाइट। People may have elected their representative to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the rulers. Yes, वहाँ इलेक्शन होता है, लोग प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग के हाथों में पूरा पावर नहीं है। फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय दोज पीपल हु आर नॉट इलेक्टेड बाय। ठीक है, ये जनरल परवेज मुशर्रफ जो डिसीजन लेते हैं, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, वो इलेक्शन लेकर नहीं जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्टेड पीपल है, ठीक है, जो इलेक्टेड पीपल है उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। सो यहाँ पर दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। ठीक है,
elected representative are not having power to take the final decision. The power to take final decision rested with many officials and with General Musharraf. ठीक है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन लेते हैं आर्मी ऑफिशियल्स, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स लेते हैं, और फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, परवेज मुशर्रफ लेते हैं। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये पीपल जो है वो इलेक्टेड वन नहीं है, ये नहीं चुने जाते हैं। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्की, और ये स्थिति जो है बहुत सारे डिक्टेटरशिप कंट्री के अंदर है, बहुत सारे मोनार्कीज के अंदर है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इन दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड लेवल पर कंट्री हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है, और जहाँ पे लेकिन बहुत सारे ऐसे डिक्टेटरशिप हैं, बहुत सारे ऐसे मोनार्की हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है, बट फाइनल डिसीजन वो नहीं लेते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार नहीं दिया गया है फाइनल डिसीजन लेने का, बल्कि फाइनल डिसीजन कोई और लेता है, और वो व्यक्ति इलेक्टेड पर्सन नहीं होता। तो in a few countries the real power was with some external powers and not with locally elected representative. कहीं कहीं पर तो पावर किसी और को दे दिया गया, दूसरे देशों को भी मिला हुआ है, और वहां के लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर नहीं दिए गए हैं। दिस cannot be called people's rule. So this gives the first feature of democracy, that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. ठीक है, इसका पहला फीचर इस टॉपिक को पढ़ने से समझ में आया। हमने पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ी, और पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ने से ये क्लियर हो गया है कि जहां पर फाइनल डिसीजन लेने का पावर रूलर को नहीं है, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते हैं। पूरी स्टोरी आपने पढ़ी, और आपने ये चीज को समझा कि फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एंड विच इज कंप्राइजेस ऑफ army official and General Pervez Musharraf, and that people are not elected one, ठीक है। तो इसी तरह से इसका पहला फीचर इसका ये निकला कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर should be rest in the hand of those people who are elected one, ठीक है। पहला फीचर आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी का पहला फीचर ये कहता है कि डिसीजन जो है वो उन्हें लेना चाहिए जो कि इलेक्टेड पीपल है। ओके, सेकंड फीचर्स अब निकलेगा अगले पॉइंट से, दैट इज फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। So in China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, किस लिए? अपने देश चाइना के पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनने के लिए हर साल वहां पे इलेक्शन होता है। दैट इज कॉल्ड क्वांगो रेनमिन डाइब्यो राहुल। इसको आप बेसिकली समझ लीजिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये है चाइना की, तो चाइना का पार्लियामेंट नेशनल पीपल Congress. The National People Congress has the power to appoint the president of the country. ठीक है, नेशनल काउंसिल को अधिकार है कि वो अपने देश के प्रेसिडेंट को वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। It is having power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over the China. नेशनल काउंसिल जो है उसमें लगभग 3,000 मेंबर है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं? 3,000 मेंबर हैं, और ये 3,000 मेंबर जो हैं वो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट हिस्से से चुने गए हैं, ठीक है। पूरे चाइना से चुनकर जाते हैं 3,000 मेंबर, ठीक है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स को आर्मी चुनती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए उसके पहले उसे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना होगा, ठीक है। उसे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना होगा, और उसके बाद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है।
and only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller party allied to it were allowed to contest election held in 2002 or 3. तरह की उसमें वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर या 8 ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर पार्टियां हैं, तो उन्हें ही अलाउड है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, 2002 और 3 में उन्हीं लोगों ने उनको परमिशन था कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी और 8 छोटी छोटी पार्टियां जो कम्युनिस्ट पार्टी की आप एलाइज कह सकते हो, उनके सपोर्टर कह सकते हो, उन्हें उन लोगों ने ही 2002-3 में इलेक्शन लड़ा था। तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और वहां पे गवर्नमेंट हमेशा बना है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का, आज भी जिनपिंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही है। पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी। सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू elect its presidents। ठीक है, 1930 में मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था, और उस समय से वो हर 6 years पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। ठीक है, द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। ना वहाँ का जो यानी कि मैक्सिको है वो ना तो किसी मिलिट्री के कंट्रोल में है, ना ही किसी डिक्टेटर रूल वहाँ पे है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर लगभग कितने सालों से 2000 से आज 2022 होगा, 2000 से लेकर के अभी तक जो पार्टी जीतते रही है वो उनका नाम है, वो पार्टी का नाम है PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। एक ही पार्टी लगातार बहुत सालों से जीत रही है। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी भी लड़ने की कोशिश करती है, इलेक्शन लड़ती है, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाई। The PRI was known to be used many dirty tricks to win the election। PRI पार्टी बहुत तरह के गलत तरीके अपना करके इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, the PRI was known to use many dirty tricks to win election। All those who were employed in government offices had to attend this party meeting। ठीक है, आगे देखिए, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। Media largely ignored the activity of opposition political party except to criticize them। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates। Yes, what dirty tricks were? Up मैम आप म्यूट हैं। मैम म्यूट हैं। ठीक है, तो क्या डर्टी ट्रिक्स अप्लाई किया इस PRI पार्टी ने? पहला तो यह है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहां के थे, उन सबको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी होती थी। जो भी टीचर्स थे, दे वर कंपेलिंग द पेरेंट्स टू वोट द PRI पार्टी। ठीक है, वो फोर्स करते थे पेरेंट्स को कि PRI को ही वोट करे। मीडिया जो था वो अपोजिशन पार्टी को इग्नोर करती थी और सिर्फ वो उनकी क्रिटिसाइज करती थी। ठीक है, पोलिंग बूथ को लास्ट मिनट में चेंज कर दिया जाता था। ठीक है, लास्ट मिनट में अगर चेंज हो जाएगा तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ जाए वोट देने, है ना। तो दिस थिंग वाज डन देयर, जिससे कि लोगों को अपने वोट देने में दिक्कत होती थी। उसके बाद PRI स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर हिज कैंडिडेट्स। PRI पार्टी बहुत पैसे खर्च करती थी अपने कैंपेनिंग में। ठीक है,
तो ये चीज था वहां पे। तो आपने देखा कि what statistics were applied by PRI party to win the election in Mexico. So एक क्वेश्चन इसमें से ये आता है, so ध्यान रखना। Should we consider the election described above as example of people electing their rulers? क्या हम इस एग्जाम्पल को देखकर, हाँ, इस एग्जाम्पल जो हमने दो एग्जाम्पल देखा, इसमें क्या हम इस एग्जाम्पल को देखकर हम यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है अपने रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं? जब लोग स्वतंत्र नहीं है, जब लोग इंडिपेंडेंट अपनी एक्टिविटी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने वोटिंग देने के लिए इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते। यहाँ भी इलेक्शन होता है, यहाँ भी रूलर चुने जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मल प्रैक्टिसेस है, यहाँ पे लोगों को तरह तरह के ट्रिक्स अप्लाई करके लोग जो है दे आर कंपेल्ड टू वोट द PRI पार्टी। ठीक है, तो reading this example we get a sense that we can know there are many problems here. In China the election do not offer the people any serious choice. चाइना में देखिए तो लगातार कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी को इलेक्शन देने का ही, लड़ने का ही अधिकार नहीं दे दिया गया है। वही पार्टी लड़ सकती जो कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। दूसरी बात आपने ये भी देखा कि वही कैंडिडेट खड़ा होते हैं जिसको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल देती है। तो यहाँ पर लोगों को सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनना है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अप्रूव्ड हो, और बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी की होगी या तो कम्युनिस्ट पार्टी के एलाइज पार्टी की होगी, तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? जब हम कंपेल्ड है कि दो आदमी में से हम इसी को चुनना है, तो ये हमारा कोई हमारा यहाँ पे जनता का कोई चॉइस नहीं दिखता है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। ऐसे में तो रूलिंग पार्टी कभी हार ही नहीं सकती, और इसलिए वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इतने लंबे समय से चल रही है। इवन इफ पीपल वेर अगेंस्ट इट, दे आर नॉट फेयर इलेक्शंस। ठीक है, अगर जनता ना भी चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती है। जनता अगर ना भी चाहे तो भी वो कुछ नहीं कर सकती है, उसे उसको वोट देना ही है। ठीक है, और ऐसे इलेक्शन को क्या हम फेयर इलेक्शन कहेंगे? नहीं, ये ऐसा इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनता ही स्वतंत्र नहीं, और बहुत सारे मल प्रैक्टिसेस भी यूज किए जा रहे हैं। So we can thus add a second feature of our understanding of democracy. Holding election of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives. क्या कर रहा है कि इलेक्शन होना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जनता के पास भी रियल चॉइस होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि जनता के पास रियल चॉइस होना चाहिए, जनता स्वतंत्र हो और वो अपने इच्छा के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने विदाउट गेटिंग एनी प्रेशर, है ना। सो एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। और ये भी लोगों के हाथों में अधिकार होना चाहिए कि जो आज शासन संभाल रहा है, आज जो गवर्नमेंट बनाए हुए, कल उसको अगर जनता ना चाहे तो वो उसको हटा भी सके। ठीक है, आज हमारे देश में कमोबेश स्थिति यही है। इफ वी आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट इज ओके, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड वी कैन रिमूव देम, है हम लोग जनता। लेकिन तो यही सेकंड इसका फीचर ये निकलता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इज पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होना चाहिए, और जो आज पावर में है कल उन्हें हारने की भी चांसेस होने चाहिए। इसमें जनता को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो एग्जिस्टेंस रूलर को वो रिप्लेस कर सके। ठीक है, सो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट। ये आपने दो फीचर आज पढ़ा। एक में पढ़ा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो होता है वो बेस्ड होना चाहिए किस पर? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होना चाहिए, और साथ में आज के डेट में जो पावर में है उनको पावर उसे पावर को वो कल के डेट में उनके पावर से उन्हें हटाने का भी पावर जनता को होना चाहिए। और पहला फीचर मैंने बताया
कि फाइनल डिसीजन जो है वो इलेक्टेड पर्सन के द्वारा लिया जाना चाहिए। बच्चों टाइम हो रहा है, सो जस्ट मैं क्लास एंड करती हूँ और बाकी देखते हैं मंडे को फिर स्कूल में पढ़ाऊंगी अगर होगा तो क्लास मेरा। ओके, एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ में आया कुछ भी? Yes, ma'am.